हेलो, वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। आई होप मुझे मिस नहीं किया होगा। आई मीन बहुत दिनों बाद गायब हो गई थी। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगी, क्या कर सकते हैं। एग्ज़ाम चल रहा था मेरा यार। तो कहानी शुरू करते हैं। मेरी बॉडीगार्ड। अब तक हमने सुना कि जो जय है वो हॉस्पिटल में भर्ती है, क्योंकि एमएलए के बेटे ने जो छेड़खानी करी थी उसके साथ, जय के साथ, उसका जय पे बहुत असर हुआ हुआ था। उसके कुछ बचपन की घटनाएँ हैं जो ट्रिगर हो गई थीं, जो जय को ऐसे सिचुएशन में आज भी प्रॉब्लम होती है, जो जय को बहुत अनकंफर्टेबल कर देता है और ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है। ये चाइल्ड ट्रॉमा बहुत बड़ी समस्या है यार। बचपन में ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है बच्चों के साथ, तो वो दिमाग में ना छप जाता है, हम भूल नहीं पाते हैं। एक तरह का डर बैठ जाता है मन में। और एमएलए के बेटे ने जब ऐसी हरकतें करी तो जय को पैनिक अटैक आने लगे और ये बहुत सीरियस हो गया। और जय को तो पहले से एनजाइटी प्रॉब्लम थी, तो सिचुएशन और क्रिटिकल हो गया था। जय अभी भी कोमा में है। पूजा, उसकी बहन, उसके पास ही एक चेयर में बैठी थी। जय के सिर को सहला रही थी धीरे धीरे। तभी करिश्मा मैडम वहाँ आती हैं। पूजा खड़ी हो जाती है। पूजा, बैठो, मैडम कहती हैं। तो पूजा बैठ जाती है। पूजा कहती है, इंस्पेक्टर, वो मेरी बहन कब तक होश में आ जाएगी? उसकी आंखें नम थी अपनी बहन को इस हालत में देखकर। जाहिर सी बात है, किसी भी भाई बहन को अपनी बहन को ऐसे देखकर दुख होगा। मैडम पूजा के सर को सहलाती हैं। जल्दी होश में आ जाएगी। तुम्हारी बहन बहुत स्ट्रांग है और तुम्हें भी स्ट्रांग रहनी होगी। पूजा हाँ में अपना सिर हिलाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। डॉक्टर आते हैं। जय का चेकअप किए जाते हैं, पर अभी भी जय को होश नहीं आए थे। एक इंजेक्शन पुश किए जाते हैं जय को। जैसा ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी वो सब इलाज किए जा रहे थे। तभी मैडम उस केबिन में जहाँ जय को रखे गए थे बाहर आती हैं। जय की पूरी फैमिली हॉस्पिटल में ही थी, बस इंतज़ार में कि कब जय ठीक हो जाए। मैडम कहती हैं जय के पापा से, चंद्रशेखर जी, यहाँ हॉस्पिटल में इतने लोगों का रहना ठीक नहीं है। प्लीज़ आप इनके घर चले जाइए। ये मेरी दोस्त है नायरा, मैंने बात कर लिया है। तभी जय के पापा बोलते हैं कि बेटा, पर ऐसे कैसे जा सकते हैं हम बेटी को इस हालत में छोड़कर? चंद्रशेखर जी, प्लीज़ सुबह होते ही फिर आ जाइएगा। आप आ सकते हैं सुबह। नायरा भी आती है, समझाती है कि प्लीज़ अंकल, मेरा घर पास ही में है, चलिए ना। तो जय के पापा मान जाते हैं। जाना तो नहीं चाहते थे, पर मैडम के कहने पर सभी चले जाते हैं नायरा के घर। उसने पहले से ही अपनी माँ को कॉल कर दिया था कि पूजा और जय की फैमिली आने वाली है। तो नायरा की माँ ने सर्वेंट से कहकर रूम को क्लीन करवा दिया था और डिनर भी रेडी था, पर किसी के भी खाने का भी मन नहीं था। सभी ऐसे ही सो जाते हैं। पूजा बहुत रो रही थी, तो नायरा उसे संभाल रही थी। नायरा की माँ भी आती है, तो देखती है कि पूजा रो रही है। अब उनको भी पता था जय के बारे में, तो वो आती हैं और पूजा को हक कर लेती हैं। पूजा और जय के बारे में उनको पता था कि पूजा हमारी बहू है और जय जो है वो अभी हॉस्पिटल में है, वो करिश्मा की पार्टनर है, ऐसा उनको पता था। तो जब पूजा रो रही थी तो वो उसे हक कर लेती हैं। बेटा, ऐसे नहीं रोते, ठीक हो जाएगी तुम्हारी बहन, प्लीज़ चुप हो जाओ। तो थोड़ी देर में पूजा शांत हो जाती है। नायरा की माँ देखती है कि पूजा ऐसे ही रोते रोते सो गई है, तो वो इशारा करती है नायरा को कि इसे अच्छे से बेड पे सुला दो, क्योंकि वो सोफे पे बैठे बैठे ही सो गई थी। तो नायरा पूजा को धीरे से उठाकर बेड पे सुला देती है, सही से।
नायरा की माँ उस कमरे से चली जाती है। जब पूजा सो जाती है तो फिर वो चली जाती हैं। नायरा भी सो जाती है थोड़ी देर में। इधर हॉस्पिटल में करिश्मा मैडम और कांस्टेबल चतुर्वेदी रुके हुए थे। रात के 1 बज गए थे। चतुर्वेदी कहता है, मैडम आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, मैं यहाँ हूँ जय के पास उसे देखने के लिए। मैडम जो है ना में अपना सिर हिलाती हैं। चतुर्वेदी, मैं ठीक हूँ, तुम चाहो तो रेस्ट कर लो। तो चतुर्वेदी अब कुछ नहीं बोलता। वो भी जय के केबिन के बाहर ही बैठा हुआ था और अंदर मैडम जय को बस एकटक देख रही थी, निहार रही थी, मानो वो एक पल के लिए भी मिस नहीं करना चाहती कि कब जय को होश आ जाए। जैसे ही सुबह होती है, नायरा जय के पापा और पूरी फैमिली को लेकर नायरा जो है अपनी कार से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही में था। इधर मैडम एक पल के लिए भी उनकी आंखें बंद नहीं हुई थी। जैसे ही सुबह के 6 बज गए थे, वो थोड़ी बहुत फ्रेश हो जाती हैं। वहीं केबिन के वॉशरूम में वो जैसे ही बाहर आती हैं, देखती हैं कि सभी आ गए हैं। नायरा की माँ भी आई थी जय को देखने के लिए। मैडम कहती हैं, आप सब लोग इतनी जल्दी आ गए? नायरा कहती है, यार मैंने कहा था इन्हें कि आराम से चलते हैं, अच्छे से आप सब ब्रेकफास्ट कर लीजिए, पर इन सब ने थोड़ा बहुत ही खाया और बोला कि हॉस्पिटल जाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इन्हें लाना ही पड़ा। मैडम बस कहती हैं। डॉक्टर सुबह सुबह ही आते हैं, जय का चेकअप वगैरह किया जाता है। थोड़ी देर बाद वो कैबिन से चले जाते हैं इंजेक्शन वगैरह लगाकर। इधर अचानक 4-5 गुंडे दिन दहाड़े हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं। उनके फेस पर पूरी तरह काले कपड़े से ढका हुआ था। हॉस्पिटल में थोड़ी भागम दौड़ी मच गई थी। उनके हाथ में बंदूक थे। जैसे ही मैडम को इस चीज़ का जब आभास होता है तो वो उस तरफ जाती हैं, तो देखती हैं रिसेप्शन पे कुछ गुंडे करिश्मा मैडम के बारे में ही पूछ रहे हैं। मैडम ठीक उनके पीछे ही थोड़ा आगे चलकर खड़ी हो जाती है। उनके पीछे ही खड़ी थी मैडम। चतुर्वेदी भी जो है आ रहा था मैडम के पास, बट मैडम इशारों में ही उसे रोक देती हैं कि आने की ज़रूरत नहीं है ऐसा। इधर जय के पापा घबरा गए थे। अचानक ही क्या हो गया? चतुर्वेदी उन्हें कुछ तो बोलता है तो वे शांत हो जाते हैं। इधर गुंडे जैसे ही पलटते हैं पीछे की तरफ, मैडम को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो ठीक पीछे ही खड़ी थी। वो बड़े एटीट्यूड के साथ ही बोल पड़ती हैं, क्या मुझे ढूंढ रहे हो? चलो चलो बाहर जाके बात करते हैं। वो गुंडे एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। अरे यार, ये क्या है? ये तो खुद हमारे साथ चलना चाहती है। उनमें से एक गुंडा मैडम की कलाई को पकड़ने के लिए आगे आ रहा था कि तभी मैडम फटाक से थोड़ा पीछे हो जाती हैं और कहती हैं, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा रही हूँ, मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं। काफ़ी ये काफ़ी नहीं है क्या? सभी गुंडे थोड़े आश्चर्य तो थे, पर वो सारे हॉस्पिटल से बाहर आ ही जाते हैं, हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। साथ में करिश्मा मैडम भी आती हैं। एक वैन में मैडम को बिठाया जाता है और वैन बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। गुंडे घूर घूर कर मैडम को देख रहे थे कि ये बिना मारपीट के ऐसे ही अपने मन से हमारे साथ आ गई, कुछ तो गड़बड़ है। उनमें से एक गुंडा बोल पड़ता है, क्या मैडम, आपके बारे में बहुत सुना है, आपकी फाइट, आपका एक्शन, आप तो सनंसट होके बैठी हैं चुपचाप, आप कुछ बोलती कैसे नहीं, ना ही फाइट किया हमारे साथ। मैडम सुनती तो हैं पर कुछ नहीं बोलती, वो एकदम चुपचाप थी आज। ना ही कोई एक्शन, ना ही कोई फाइट, में भी आगे हो सकता है। 15 मिनट में ही वैन जो है एक जगह जाके रुकता है।
एक खंडहर जैसा कुछ था, टूटा-फूटा मकान, सुनसान एरिया। वहाँ एक इंसान के सामने लाकर मैडम को खड़ा कर दिया जाता है। मैडम के आगे एक इंसान जो है खड़ा हुआ था। मैडम ऊपर से नीचे तक उस इंसान को घूरते हुए अच्छी तरह से देख लेती हैं और कहती हैं, एमएलए साहब, पता था इन काले कलूटों को आपने ही भेजा होगा। हाँ, वो सामने वाला शख्स एमएलए था रायपुर का, जिसके बेटे को मैडम ने बहुत धोया था पीट-पीट कर। ज़रा गौर से सुनिए, जो कुछ भी हुआ आपके बेटे की गलती थी। उसने बदतमीज़ी करी एक लड़की के साथ, जो लड़की मेरे लिए बहुत ख़ास है। समझ रहे हो आप? ये उसने ठीक नहीं किया और अब आप जो कर रहे हैं, वो तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। समय रहते ये बात समझ जाएँ तो आपके लिए बेहतर होगा। एमएलए कहता है, अच्छा, तुम मुझे समझाओगे मुझे क्या करना चाहिए? अच्छी तरह पता है मुझे मैं क्या कर रहा हूँ। अरे मारो रे इसे, ऐसा क्या खड़े हो स्टैचू की तरह। वो अपने गुंडे की तरफ देखकर ये बोलते हैं तो गुंडे मैडम की तरफ बढ़ने लगते हैं हमला करने के लिए। मैडम एक-एक को अच्छी तरह धो देती हैं, किसी के हाथ को इस तरह मरोड़ देती हैं कि वो बेचारा उठ ही नहीं पा रहा था। फिल्मों की तरह एक्शन सीन चल रहा था कि तभी एमएलए के फ़ोन में एक बीप की आवाज़ होती है। वो फ़ोन देखता है, अपने फ़ोन को देखता है तो उसमें एक वीडियो मैसेज था व्हाट्सएप पर, जिसमें कुछ तो ऐसा था कि एमएलए एकदम स्तब्ध हो जाता है, रुक जाता है। पूरा पसीना-पसीना हो गया था उस वीडियो को देखकर। पता नहीं ऐसा क्या था उस वीडियो में। उस मैसेज को देखते हुए वो तुरंत अपने लोगों को काँपती आवाज़ में बोलता है रुकने का रुकने के लिए बोलता है। मैडम एक बार एमएलए के चेहरे की तरफ देखती हैं, जिसकी हवाइयाँ उड़ चुकी थी। वो कहती हैं, क्या क्या हुआ? मैसेज पहुंच गया तुम तक? एमएलए एक बार मैडम की तरफ देखता है और कहता है, इंस्पेक्टर, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए, सुना तुमने? करिश्मा कहती है, अच्छा ठीक है, ये बाद में तय करेंगे कि करना क्या है। पहले अपने नमूने को बोलो कि मुझे जहाँ से लाया था वहाँ छोड़कर आ जाए चुपचाप। आर यू अंडरस्टैंड? एमएलए गुस्से भरी नज़र से एक इंसान को इशारा करता है। वो वैन का दरवाज़ा खोलता है मैडम के लिए। मैडम जाकर चुपचाप बैठ जाती हैं और वैन तेज़ी से हॉस्पिटल की ओर चला जाता है। तभी एमएलए के फ़ोन में फिर एक मैसेज आता है, अगेन, ये भूल मत करना कि ये वीडियो मेरे पास ही है। मैंने कई लोगों को ये भेज कर रखा है अपने लोगों को, और इसकी 15-16 कॉपी मैंने करके रखी है बहुत सीक्रेट जगह में। तो तुम इसे इससे ना मिटाने की कोशिश भी मत करना, या फिर मुझसे इस वीडियो को छीनने की कोशिश भी मत करना। बहुत है मेरे पास ऐसे सबूत तुम्हारे खिलाफ, तो तुम इसे नहीं मिटाना, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। ऐसा कुछ मैसेज भेजा गया था एमएलए के फ़ोन में। एमएलए बड़े गुस्से में अपने फ़ोन को ज़मीन पे दे मारता है। फ़ोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। इन 3 दिनों में जय की हालत वैसी ही थी। डॉक्टर पूरा प्रयास कर रहे थे अपना, पर कोमा में होश आना कभी 1 दिन में भी आ सकते हैं, तो कभी महीने, तो कभी 2 महीने, कभी सालों लग सकते हैं। इन 3 दिनों में मैडम पुलिस थाना बिल्कुल नहीं गए थे। एएसआई राधा ही थाने को संभाल रही थीं। एक दिन शाम को समय पूजा जय के पास बैठी हुई थी। वो कुछ तो मूवमेंट नोटिस करती है। जय के हाथ, उसकी उंगलियां थोड़ी थोड़ी सी हिली तो थीं। तो वो कैबिन से बाहर जाती है
दौड़ते हुए वहाँ पर डॉक्टर को बुलाए जाते हैं, पर मैडम पता नहीं उस टाइम वहाँ पर नहीं थीं। वे हॉस्पिटल से बाहर गए हुए थे। जय धीरे-धीरे अपने पलकों को खोलती है। डॉक्टर ठीक उसी टाइम उस केबिन में पहुँचे थे। पूजा थी, जय के पापा भी थे उस केबिन में और डॉक्टर जय का चेकअप कर रहे थे। जय धीरे-धीरे अपनी आँखों को इधर-उधर कर रही थी, जैसे उसकी आँखें किसी को ढूँढ रही हैं। पूजा कहती है, "जया, क्या हुआ बच्चा?" जय उस टाइम ठीक से बोल नहीं पा रही थी। अभी-अभी ही होश आया था। कमज़ोरी तो थी उसके शरीर में, तो ठीक से बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर दवाई वगैरह इंजेक्शन लगाकर गए थे, फिर भी वो बोलने की कोशिश कर रही थी और बहुत धीरे से एक ही शब्द बोल पाती है, ब ब बॉडीगार्ड, इतना ही वो बोल पाती है। पूजा तुरंत ही मैडम को कॉल करती है। 2 बार, 3 बार कॉल करती है पर कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। बाद में वो एक मैसेज कर देती है कि इंस्पेक्टर जया को होश आ गया है। सभी लोग बहुत खुश थे, पर अभी वहाँ ऐसे भीड़-भाड़ करना ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कह दिया था कि अभी उसके पास केवल 1 या 2 लोग रहेंगे और इंजेक्शन दिया गया है तो उसे नींद आ जाएगी। 3 घंटे बाद प्रॉपर होश आएगा। तो ऐसे ही होते हैं, थोड़ी देर में ही मैडम वहाँ पहुँच जाती हैं। पूजा तो सीधे हक कर लेती है मैडम को। इंस्पेक्टर, आप कहाँ थे? जय जय को होश आ गया है, वो ठीक हो गई है। उसके बातों पे खुशी साफ झलक रही थी पूजा की। मैडम भी उसके सर को सहलाती हैं धीरे से। मैडम जय के करीब जाती हैं। तब तक जय गहरी नींद में थी। पूजा कहती है, वो डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, 3 घंटे बाद होश आएगा। वैसे आप कहाँ कहाँ गए थे? मैडम कोई जवाब नहीं देती। वो कहती हैं कि पूजा ज़रा पानी एक गिलास ले आओ प्लीज़। मैडम पता नहीं कुछ तो अलग बर्ताव कर रहे थे। पूजा नोटिस तो करती है, फिर सोचती है कि कोई थाने से रिलेटेड बात होगी और वो चली जाती है पानी लेने के लिए। थोड़ी देर में वो पानी लेकर आती है तो मैडम वो पानी पीती हैं। मैडम जय के बिल्कुल पास एक चेयर में बैठ जाती हैं। पूजा पानी देकर चली गई थी। मैडम बैठी हुई थी वहीं जय के पास और उसके उसके चिक्स को सहलाती हैं। दोनों चिक्स पे किस करती हैं, फॉरहेड पे किस करती हैं और जय के हाथ को अपने हाथों में थाम लेती हैं। बेबी, आई कांट वेट, जल्दी से आंखें खोलो। आई लव यू जय। तभी मैडम के फ़ोन पे एक मैसेज आता है। मैडम वो मैसेज पढ़ती हैं और उसके रिप्लाई में मैडम बस इतना कहती हैं, अच्छे से खातिरदारी करना उसका कि ज़िंदगी भर याद रखे। उसके बाद मैडम एक गहरी सांस लेती हैं और जय को बड़े प्यार से बस निहार रही थी। उनकी खुशी का अंदाज़ा उनकी आंखें बयान कर सकती हैं, बयां कर रही थी। मैडम की आंखों में एक नमीपन के साथ एक चमक थी, जय को सही देखने की, जय को सही सलामत देखने की। अब तो बस इंतज़ार थे तो 3 घंटे बीतने के, जब जय को होश आएगा प्रॉपर। ठीक 3 घंटे बाद डॉक्टर ने जैसा कहा था जय को होश आ जाता है। वो धीरे से अपनी आँखों को खोलती है तो देखती है मैडम उसके सामने ही बैठी हैं, उसके हाथों को थामे हुए। दोनों की आंखें मिलती हैं। इस आंखों के मिलन में थोड़े से दर्द तो थे और उससे ज़्यादा खुशी एक दूसरे को देखने की। जय की आंखों में आंसू भर से जाते हैं। एक खामोशी का घेराव बन चुका था। एक ऐसी खामोशी
जिसमें कोई शब्द तो सुनाई नहीं दे रहे थे। मैडम धीरे से जय की तरफ लीन होती हैं, उसके फॉरहेड को प्यार से चूम लेती हैं। हुँ? क्या? क्या हुआ? हुँ? सब ठीक है? मैडम धीरे से जय की आँखों से आँसुओं को पोंछती हैं और कहती हैं कि बच्चा सब ठीक है, क्यों रो रही हो? बच्चा, यू आर माय स्ट्रॉन्ग गर्ल, आर यू फॉरगेट दिस लाइन? ये सुनते ही जय के होठों पे छोटी सी मुस्कान आ जाती है कि यस, आई एम योर स्ट्रॉन्ग गर्ल, ऐसा वो मन में कहती है। मैडम कहती हैं, यस, यू आर माय स्ट्रॉन्ग गर्ल। अब ठीक है, रो मत ऐसे, बेबी जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर घर चलेंगे हम। हाय बच्चा, ऐसा रोया मत करो यार, तुम्हारे आंसू देखकर मेरे दिल रो पड़ती है। जय बस सुन रही थी, वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैडम की बातों को वो थोड़ा सुनते हुए वो अब उठने की कोशिश करती है। मैडम कहती हैं, बच्चा एक मिनट, और वो बेड को थोड़ी एडजस्ट करती हैं तो बेड ऑटोमेटिक वाला था, वो अपने आप थोड़ा ऊपर हो जाता है, सर की तरफ का ऊपर हो जाता है। तभी डॉक्टर आते हैं। तो जयलक्ष्मी, कैसा फ़ील हो रहा है? ऐसा डॉक्टर पूछती हैं। आर यू फीलिंग बेटर? कहीं दर्द या सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? जय ना में अपना सिर हिलाती है। ओके देन, और अभी थोड़ी वीकनेस फील हो सकती है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ओके, ऐसा डॉक्टर कहता है। जय हाँ में अपना सिर हिलाती है। डॉक्टर करिश्मा की तरफ देखते हैं और कहती हैं, करिश्मा जी, आपसे कुछ बात करनी है, मेरे केबिन में आइए ज़रा। मैडम कहती हैं, ठीक है डॉक्टर, आप चलिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। डॉक्टर चले जाते हैं। मैडम जय से कहती हैं, बेबी, जय मैं ज़रा बात करके आती हूँ। मैडम जैसे ही जाने को होती हैं, जय मैडम के जैकेट को पकड़ लेती है, जैसे कि वो जाने नहीं देना चाहती, अपने पास ही रखना चाहती है करिश्मा मैडम को। मैडम पीछे देखती हैं तो जय ने कस के पकड़ा हुआ था मैडम के जैकेट को। मैडम जय के पास बैठ जाती हैं, उसे हक करती हैं। बच्चा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस डॉक्टर से कुछ बातें करनी है, फिर मैं आ जाऊँगी, ओके? हाय मेरा क्यूटू बच्चा, जल्दी ठीक हो जाओ। जय कहती है, बॉडीगार्ड। हाय, इस शब्द को सुनकर मैडम के कलेजे को जैसे ठंडक मिल गई हो। हाँ हाँ बोलो बच्चा। बॉडीगार्ड। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। आई आई लव यू। मैडम के कान तरस गए थे ये शब्द सुनने के लिए कि कब जय बॉडीगार्ड बोले, और अभी ये सुनकर जैसे दिल को ठंडक मिल गई हो। मैडम जय के फेस को थामती हैं, बहुत प्यार से जय के फेस को होल्ड करती हैं, बहुत प्यार से अपने हाथों में लेती हैं। मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ बेबी, आई लव यू टू। एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। और मैडम केबिन से जैसे ही बाहर होती हैं, नायरा, पूजा, जय के पापा सभी खड़े थे, जय के फैमिली वाले। मैडम कहती हैं, हाँ आप जाइए, मिल सकते हैं, आप मिल लीजिए जय से। आप सभी सभी जय से मिलने के लिए केबिन के अंदर चले जाते हैं और मैडम डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर और करिश्मा मैडम के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत होती है। डॉक्टर पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ था ऐसा जय के साथ। हालांकि उनको पता था कि ये सब पैनिक अटैक और ट्रॉमा के कारण हुआ है, बट जड़ से इलाज करने के लिए पूरी जानकारी होना ज़रूरी है और सही जानकारी होना चाहिए। तो मैडम पूरी बात बताती हैं शुरू से, ये बात भी कि बचपन में जय को एक इंसान ने परेशान किया था। अब परेशान मतलब समझ रहे होगे, वही, तब से शायद ये सब हो रहा है।
डॉक्टर ध्यान से सुनते हैं मैडम की सारी बात, फिर कहते हैं, ये थोड़ा सीरियस केस है। आई मीन जय को लड़कों से घबराहट होती है, डर लगता है, ये थोड़ा सीरियस केस है। इस डर को पूरा ख़त्म करने के लिए प्यार, सपोर्ट और केयर के साथ थेरेपी की ज़रूरत है। आई मीन एक बेहतर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, जो जय के थेरेपी सेशन करेगा और सही मेडिसिन देगा। देखिए करिश्मा जी, आप ये ना भी करें तो चलेगा, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये इलाज करवाएं। आपको ये इलाज करवाना ही चाहिए। जय के अंतर्मन में कुछ डर है जो घर कर गया है। ये इलाज बेहतर रहेगा। मैडम पूरी बात सुनती हैं और फिर कहती हैं, ठीक है, ओके डॉक्टर, अगर ये सही है जय के लिए तो हम ज़रूर ये इलाज करवाएंगे। पर क्या ये घर में हो सकता है? आई मीन वो डॉक्टर घर आएंगे? आई मीन जो साइकोलॉजिस्ट हैं घर आकर थेरेपी कर सकती हैं? डॉक्टर कहती हैं, जी मुझे उनसे थोड़ी बात करनी होगी, फिर मैं आपको बता सकती हूँ। बाय द वे शी इज़ अ फेमस साइकोलॉजिस्ट, मैं जिनकी बात कर रही हूँ, फ्रॉम थाईलैंड। मैडम कहती हैं, थाईलैंड? हाँ वहीं वहीं से हैं वो, जिनको मैं बुलाने वाली हूँ। कुछ दिन पहले ही इंडिया आई हैं। आई मीन वो आ चुकी हैं और शायद अब यहीं रहेंगी, इंडिया में ही। थाईलैंड का नाम सुनकर मैडम के फेस से एक्सप्रेशन कुछ बदल जाते हैं, खासकर तब जब वो एक शख्स का नाम सुनती हैं, करीना। मैडम कहती हैं, क्या क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर डॉक्टर कहती हैं, हाँ उनका नाम करीना सिंह है, द फेमस साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम थाईलैंड। ये बात नायरा भी सुन लेती है, वो करिश्मा को बुलाने आई थी, तभी उसने भी ये नाम सुन लिया। वो करिश्मा के पास आती है और कहती है, करिश्मा वो जय तुम्हें बुला रही है। मैडम जय का नाम सुनते ही तुरंत उठती हैं वहाँ से, और बातें ख़त्म हो गई थी तो वो सीधा ही उठ कर जय के पास चली जाती हैं। नायरा कुछ बात करना चाहती तो थी, पर इस वक्त उसे सही नहीं लगा। आखिर कौन है करीना सिंह, जिसका नाम सुनते ही मैडम को थोड़ा अजीब लगा। उनके फेस एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो गए। आगे जानेंगे, ओके। और इधर जैसे ही मैडम जय के केबिन में पहुंचती हैं, जय मैडम की ओर देखती है, फिर पूजा को कुछ इशारे करती है तो पूजा कहती है, चाचा जी चलिए ना, थोड़ा बाहर बैठते हैं। जय के पापा मैडम को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं। पूजा और जय के पापा वहाँ उस केबिन से बाहर आ जाते हैं। मैडम जय के पास बैठती हैं और कहती हैं, बेबी ये अच्छी बात नहीं है, क्यों भगाया उन्हें? हम्म? जय कहती हैं, मैंने मैंने कहाँ भगाया है उन्हें, मैंने नहीं भगाया। अच्छा तो वो खुद चले गए? हाँ हाँ वो खुद गए हैं। हाय मेरा नॉटी बच्चा, ऐसे झूठ मत बोलो यार, ऐसा झूठ बोलना अच्छा नहीं है। मैंने देखा जो तुम पूजा को इशारा कर रही थी। हम्म? जय कहती है, हाँ हाँ तो मुझे अकेले में आपसे बात करनी है। अच्छा बेबी, ऐसी कौन सी बात है जो अकेले में ही हो सकती है? बॉडीगार्ड, मैं ऐसी वैसी बात नहीं कर रही हूँ, ना ही ऐसी वैसी बातें सोच रही हूँ। मैं तो बोल रही थी कि मुझे घर जानी है, मुझे यहाँ नहीं रहना है हॉस्पिटल में। मैडम जो है ना में अपना सिर हिलाती हैं कि नहीं बेबी, तुम्हें तो यहीं रहना होगा पूरा ठीक होने तक। बॉडीगार्ड प्लीज़ ना, मुझे यहाँ अच्छी नहीं लग रही है, प्लीज़ ना प्लीज़। और जय जो है मैडम के जैकेट को खींचने लगती है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे घर जाना है। अच्छा चुपचाप बैठो। तो जय चुप हो जाती है और
मैडम ये थोड़ा हाई टोन में कहती हैं, लाइक चुपचाप बैठो। तो जय थोड़ी नाराज़ हो जाती है, क्योंकि मैडम हमेशा सॉफ्ट टोन में ही बात करती हैं जैसे। तो आज ऐसी बातें सुनकर वो थोड़ी गुस्सा नाराज़ हो जाती है मैडम से और कहती है, ठीक है, जाओ जाओ यहाँ से आप, जाओ ना। मैं नायरा दी से कहूँगी या भाई से कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है, मुझे डिस्चार्ज चाहिए। अब आप जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैडम मन ही मन कहती हैं, हद है यार, ऐसी हालत में मैं घर लेके कैसे जा सकती हूँ इसे। जब मैडम को लगती है कि जय तो नाराज़ हो गई, तो कहती हैं, बेबी बेबी सुनो ना। जय कहती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं सुननी आपकी कोई भी बात, अब जाओ यहाँ से। देखो, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, अच्छे बच्चे की तरह सुनो मेरी बात। डॉक्टर ने कहा है कि 10 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखे जाएंगे तुम्हें, सब ठीक होगा तो हम घर जा सकते हैं। जय मैडम की तरफ देखती है और कहती है, सच्ची? मैडम कहती हैं, हाँ बाबा सच्ची। तभी एक नर्स आती है। मैडम और जय नर्स को देखते हैं एक साथ। मैडम एक पुरानी बात उनको याद आ जाती है। एक बार जय को सर्दी जुकाम हो गया था, तो डॉक्टर के पास मैडम लेकर गई थी जय को। डॉक्टर ने जय को जब इंजेक्शन पुश पुश किया, जय बहुत रोई थी, बच्चों की तरह। जय एक बार नर्स की तरफ देखती है जो सामने खड़ी थी, एक बार मैडम की तरफ देखती है। मैडम कहती हैं, जय कुछ नहीं होगा बेबी, थोड़ा सा दर्द होगा, चींटी काटने जितना, बस हो गया। क्योंकि नर्स जो है इंजेक्शन तैयार कर रही थी जय को लगाने के लिए। तभी पूजा भी आ जाती है। उसे भी पता है कि जय बहुत डरती है इंजेक्शन से। वो तो बेहोशी की हालत में थी, तब उसे कई इंजेक्शन पुश करे गए थे, पर अब क्या होगा यार, अब तो उसे होश आ गया है, अब तो फील होगा दर्द। पूजा जय की तरफ देखकर उसकी हंसी छूट जाती है। वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है, फिर भी हंसी को कौन कंट्रोल कर सकता है। जब बहुत डर रही थी और कहती है, एक एक काम करो पूजा दी, आप लगवा लो ये इंजेक्शन। मैं क्यों? तो आप ऐसे क्यों हंस रहे हो? बॉडीगार्ड, मुझे मुझे नहीं लगवानी ये इंजेक्शन। मैडम कहती है, जय तुम इतनी डरपोक हो, देखो तुम्हें देखकर ये नर्स भी हंस रही हैं। जय नर्स की ओर देखती है, हाँ वो भी हंस रही थी। तो जय कहती है, हाँ हाँ हाँ, तो मैं डरपोक नहीं, बस बस मुझे इस इंजेक्शन से खाली डर लगता है, मुझे किसी दूसरे चीज़ से थोड़ी ना डर लगता है। नर्स आगे बढ़ रही थी जय की तरफ वो इंजेक्शन लगाने के लिए। जय जैसे ही ये देखती है, जय तुरंत ही बेड से खड़ी हो जाती है और इधर उधर भागने लगती है, एक छलांग में ही बेड से उतर जाती है। मैडम और पूजा उसे पकड़ने लगते हैं, पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। आखिरकार मैडम उसे पकड़ ही लेती हैं। कस से पुलिस ऑफिसर हैं, उनसे कोई बच सकता है क्या। मैडम उसे पकड़ लेती हैं और उसके कान में कुछ तो कहती हैं, उसके ईयर में। और जय तुरंत चुपचाप आकर बेड में बैठ जाती है। पता नहीं क्या कहती हैं मैडम, जो जय तुरंत मान जाती है इंजेक्शन लगवाने के लिए। और नर्स वो इंजेक्शन लगा देती है उसके हाथ में। जय मैडम के जैकेट को पकड़ी हुई थी दूसरे हाथ से। जैसे ही इंजेक्शन लग जाती है, वो नर्स चली जाती है हंसते हुए। पूजा मैडम की ओर ही देख रही थी। मैडम जब ये नोटिस करती हैं, तो वो पूछ लेती हैं पूजा से, पूजा ऐसे ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? इंस्पेक्टर, हाँ, आपने जय के कान में ऐसा क्या कहा कि वो तुरंत ही मान गई इंजेक्शन लगवाने के लिए?
वैसे तो मैं बचपन से उसे देखती आई हूँ, वो तो सोने का पहाड़ लाकर खड़ा कर देने पर भी इंजेक्शन नहीं लगवाने वाली है। मैडम कहती हैं वो मैंने बस इतना इतना ही कहा कि मैं इसे चॉकलेट दिलाऊँगी। आप झूठ बोल रहे हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बचपन में मैंने अपने सारे चॉकलेट इसे दे देती थी कि इंजेक्शन लगवा ले यार। तो भी ये कभी नहीं मानती थी। इनफैक्ट इसके आगे बाल्टी भर चॉकलेट रख दिया जाए फिर भी ये नहीं लगवाने वाली है इंजेक्शन। जय हँस पड़ती है ये बातें सुनकर। फिर पूजा जय की ओर घूरते हुए देखती है और पूछती है, बता जया, क्या क्या कहा इंस्पेक्टर ने तुम्हारे कान में? जय कहती है, अ अ मुझे मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, पता नहीं कि इन्होंने क्या कहा। और ये कहते हुए ही जय के गाल जो है लाल टमाटर की तरह हो गए थे। पूजा कहती है, अच्छा बच्चों ठीक है, मत बता, देख देख लूँगी तुझे, ज़रा ठीक तो हो जा अच्छे से, फिर तेरी खबर लूँगी। इधर पूजा के जाते ही जय कहती है, ओए बॉडीगार्ड, भूलना मत अभी मेरे कान में जो कहा था। मैडम के होठों पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है। नहीं भूलूंगी, मैं वैसे भुलक्कड़ नहीं हूँ। वैसे बेबी, तुम अपनी दवाइयाँ टाइम पे लेते रहोगे तो तुम्हें रिवार्ड मिलते रहेंगे। आई मीन घर जाकर तुम्हें सारे रिवार्ड मैं दे दूँगी, डोंट वरी। जय थोड़ी शर्मा सी जाती है। जय के गाल लाल पीले हो चुके थे। मैडम धीरे से जय के करीब आते हुए उसके चिक्स पे किस करती हैं और जैसे ही होठों की तरफ बढ़ती हैं जय कहती है, हो 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 गया बॉडीगार्ड, बस बस ये हॉस्पिटल है। मैडम थोड़ा हंसते हुए ही कहती हैं, ओके देन। इधर घड़ी में रात के 12 बज चुके थे तो जय की फैमिली सारी फैमिली नायरा के साथ उनके घर चली जाती है। डिनर वगैरह के अच्छे से इंतज़ाम करे गए थे तो सभी खाना खाने के बाद सो जाते हैं। पूजा और नायरा एक ही रूम में थे। इनके बारे में तो पता ही था नायरा के माँ को भी और पूजा के मम्मी पापा को भी, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस रिश्ते से। नायरा की माँ भी खुले विचार वाली है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो पूजा और नायरा एक ही रूम में थे। पूजा बहुत खुश थी आज। वो सीधे कमरे के अंदर आते ही नायरा के ऊपर चढ़ जाती है। आई मीन हग कर लेती है टाइटली। मैं आज बहुत खुश हूँ नायरा। पता है, छोटू बहुत खुश है। पूजा कहती है, हाँ नायरा, मैं छोटू नहीं हूँ, कॉल मी पूजा, ओके। नायरा कहती है, ओके फाइन। पूजा आज बहुत खुश है क्योंकि जया को होश आ गया और इस खुशी में पूजा मुझे प्यारी सी पप्पी करेगी, है ना? अच्छा जी, हाँ ऑफ कोर्स करनी ही चाहिए। तो पूजा तो पहले नायरा के चिक्स को हल्के से बाइट करती है। नायरा के मुंह से एक चीख निकलती है जैसे ही पूजा बाइट करती है। आह, क्या क्या कर रही हो यार? पप्पी मांगी है, कोई बाइट नहीं मांगी है तुमसे। बाइट क्यों कर रही हो ऐसे? पूजा थोड़ी हंसती है फिर उसी चिक्स पे किस करती है जहाँ बाइट किया था। नायरा दूसरे गाल को भी आगे कर देती है। वो क्या है कि इधर भी थोड़ा कर दोगी तो दोनों गाल पे बराबर हो जाएगा। तो पूजा दोनों चिक्स पे बहुत प्यारी सी सॉफ्ट सी किस सी करती है। अब नायरा को तो और चाहिए। अपने लिप्स को भी वो आगे कर देती है, पूजा की तरफ आगे कर देती है। नायरा की आंखें बंद थीं। पूजा को शरारत सूझती है और वो तुरंत ही नायरा के लिप्स को बाइट कर देती है। अब वो बाइट इतनी हार्ड थी या सॉफ्ट पता नहीं, पर नायरा के मुंह से एक चीख ज़रूर निकलती है। आह! नायरा जैसे ही आँखें खोलेगी
कि पूजा उस रूम से भाग जाती है और नायरा की माँ के रूम में चली जाती है। नायरा भी पूजा के पीछे-पीछे जाती है उसे पकड़ने के लिए। तब तक वो नायरा की माँ के रूम में पहुँच चुकी थी पूजा, और उसकी माँ जग रही थी अभी भी, आंटी जी सोई नहीं थीं। पूजा सीधे जाकर नायरा की माँ के पीछे बेड में बैठ जाती है। आंटी जी उसे देखते हुए कहती हैं, "अरे बेटा, क्या हुआ? ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो?" तभी नायरा भी वहाँ पहुँचती है। वो देखती है कि पूजा माँ के पीछे छिप कर बैठी है। पूजा कहती है, आंटी जी ये देखिए ना, आपकी बेटी मुझसे लड़ाई कर रही है। मैं ना खुद को बचाने के लिए आपके पास आई हूँ।" नायरा की माँ कहती है, नायरा के कान को सीधे पकड़ लेती है और कुछ बोलती नहीं क्या, पूरा पकड़ लेती है उसके कान को और मरोड़ती है और कहती है, "अरे तुम मेरी होने वाली बहू को परेशान कर रही हो। जाओ, जाओ अपने कमरे में। वो आज मेरे साथ ही सो जाएगी। जाओ तुम।" अरे माँ, मैं उससे लड़ाई थोड़ी ना कर रही हूँ। देखो तो पीछे वो कैसे हँस रही है। और पूजा सच में हँस रही थी। पर नायरा की माँ जब पीछे देखती है, पूजा अपनी हँसी ही रोक लेती है। इस तरह से वो परेशान कर रही थी नायरा को। नायरा घूरते हुए पूजा की तरफ देखती है। नायरा की माँ कहती है, ऐसे ऐसे क्यों घूर रही हो मेरी बहू को? जाओ अपने कमरे में। नायरा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वो कर भी क्या सकती है अब माँ के सामने? इधर नायरा को परेशान करने के बाद दोनों सास बहू हाई फाई करते हैं। सभी लोग सो जाते हैं। सुबह होती है। मैडम सुबह जल्दी ही उठ जाती हैं, 7 बजे। वो फ्रेशन अप हो जाती हैं, फिर वो जय को उठाती हैं, "बेबी।" और वो बहुत प्यार से बोलती हैं। तो जय कहती है, "क्या क्या है बॉडीगार्ड, सोने दो ना।" मैडम से रहा नहीं जा रहा था। जय के चिक्स इतना ग्लो कर रहे थे। वो धीरे से नीचे झुकते हुए जय के चिक्स को चूम लेती हैं। "गुड मॉर्निंग। तुम्हें डिस्चार्ज नहीं होना है यहाँ से? घर नहीं जाना क्या?" घर का नाम सुनते ही जय तुरंत ही उठ जाती है। वो उठकर बेड पे खड़ी हो जाती है। "हाँ हाँ, मुझे घर जाना है, चलो।" है, इतनी जल्दी ही क्या है? पहले तुम्हें फ्रेश करा देते हैं। और यही बोलते हुए वो जय को अपनी गोदी में ले लेती हैं और जय छोटे बच्चे की तरह मैडम की गोदी में आ जाती है। वॉशरूम जो है काफ़ी अच्छा था, सभी सुविधाएं थी इस हॉस्पिटल के रूम में। मैडम धीरे-धीरे अजय को अच्छे से क्लीन कर देती हैं और वो कपड़े भी पहनाने को होती हैं, जो पूजा को कहकर मैडम ने मंगवा लिए थे जय के लिए कपड़े। पर अजय कहती है, अब मैं ये अब बस हो गया, मैं पहन लूँगी मेरे कपड़े।" मैडम थोड़ा हँसते हुए ही वॉशरूम से बाहर आ जाती हैं कि ओके, पहन लो। जय कपड़े चेंज कर लेती है। वो भी बाहर आती है। वो देखती है कि मैडम के कपड़े तो भीग चुके हैं आधे से ज़्यादा। "आप भी चेंज कर लीजिए ना, कपड़े भीग गए हैं आपके।" मैडम अपने पैंट की ओर देखती हैं नीचे। हाँ, भीग तो गए थे आधे से ज़्यादा, तो वो भी चेंज कर लेती हैं। एक्स्ट्रा कपड़े लाए थे मैडम ने हॉस्पिटल में, तो वो भी चेंज करती हैं। तभी केबिन के दरवाजे पर नॉक नॉक होता है। जय जाती है, खोलती है दरवाज़ा, तो सामने नर्स थी। इनके लिए खाना लाए गए थे। तो मैडम और जय खाना खा रहे थे और जो चतुर्वेदी है, मैडम के कहने पर घर चला गया था और वहाँ से थाने के लिए रवाना हो गया था। इधर जय की फैमिली भी नायरा के साथ हॉस्पिटल आ गई थी। पूजा और नायरा केबिन के अंदर जाते हैं तो देखते हैं ये दोनों खाना खा रहे हैं। जय तो बहुत खुश नज़र आ रही थी क्योंकि आज घर जो जाने वाली है, डिस्चार्ज मिलने वाला था हॉस्पिटल से। नायरा कहती है, "वाह जय, आज तो तुम बहुत खुश नज़र आ रही हो। हाय क्या बात है?" जय थोड़ी मुस्कुरा देती है।
तभी करिश्मा कहती है, नायरा वो सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है? नायरा कहती है, हाँ यार सभी ने कर लिया है। आज मैंने सबको ठूस-ठूस कर खाना खिलवा कर लाया है यहाँ। मैंने कहा कि जय के ठीक होने की खुशी में पेट सबका फुल होना चाहिए। अच्छा तुम लोग खाना खाकर आए हो? नायरा कहती है, हाँ सबको खिला-पिला कर लाई हूँ यहाँ। वैसे अच्छा तुम लोग खाना खा रहे हो, ठीक है खाना फिनिश करो, हम बाहर वेट करते हैं। यही बोलते हुए नायरा और पूजा बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर आते हैं। जय को एक बार फिर चेकअप वगैरह किए जाते हैं और कुछ मेडिसिन वगैरह का जो है डॉक्टर करिश्मा मैडम को समझा देते हैं कि ये दवा इतने टाइम देना है और ये दवा इतने टाइम देना है। कुछ इसी तरह समझा देते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ जय को डिस्चार्ज मिल जाता है। जय के पापा मैडम से कहते हैं कि बेटा करिश्मा, मैं बोल रहा था कि जय को हमारे गांव लेके चलते हैं, परिवार के साथ रहेगी तो जल्दी रिकवर होगी। मैडम एक बार जय की तरफ देखती हैं। जय हाँ में अपना सिर हिलाती है। तो मैडम कहती हैं, ठीक है। तो ये सभी हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। मैडम जय का हाथ पकड़े हुई थी, कहीं जय गिर न जाए। जय कहती है, ओए मैं ठीक हूँ, बेबी चुप रहो और मेरा हाथ पकड़ो। जय थोड़ी मुस्कुरा देती है और वो भी मैडम का हाथ कस के पकड़ लेती है। बाहर नायरा की कार थी और चंद्रशेखर जी की, जय के पापा की कार थी और नायरा की भी। तभी चतुर्वेदी का कॉल आता है। हेलो मैडम, मैं आ जाऊँ कार लेकर? यार चतुर्वेदी, यहाँ नायरा की है और चंद्रशेखर जी की भी है, तो हो जाएगा। ठीक है मैडम, कोई भी ज़रूरत पड़े तो याद करना। ओके चतुर्वेदी। यही बोलते हुए फ़ोन कट हो जाता है। इसके बाद ये सभी पंचवटी के लिए रवाना होते हैं, जो जय का गांव है। एक कार में नायरा, पूजा, जय और करिश्मा बैठे हुए थे। नायरा ड्राइव कर रही थी, पूजा बगल में बैठी थी और पीछे जय और करिश्मा एक दूसरे का हाथ थमे हुए बैठे थे। आगे की कार में जय का भाई ड्राइव कर रहा था। बगल में नाना जी बैठे हुए थे, जय के नाना। पीछे जय के पापा बैठे हुए थे और बड़े पापा। कुछ घंटे के सफ़र के बाद ये पंचवटी पहुंचते हैं। वहाँ की खूबसूरती ही अलग है। हरे भरे पेड़ पौधे, एक अलग ही खुशबू है वहाँ की मिट्टी में। पंचवटी पहुंचते ही कार सीधे जय के घर के सामने रुकती है। जैसा कि मैंने बताया था, 3 मंजिला घर है, बहुत ही खूबसूरत है। घर का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत था। घर का नाम लक्ष्मी भवन जो सामने में लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में। पंचवटी का सबसे खूबसूरत घर कह सकते हैं इसे। कार से सभी उतरते हैं। भूपेंद्र जो है 3 बार हॉर्न बजाता है कार की। इधर दरवाजे के पास दादी जी और जय की बड़ी माँ पहले से मौजूद थे, आरती की थाली लेकर। मैडम धीरे से जय के हाथ को पकड़ते हुए घर की ओर बढ़ रहे थे। जय कहती है, बॉडीगार्ड मैं ठीक हूँ, मैं खुद चल सकती हूँ यार। तो मैडम कहती हैं, यार बेबी तुम गिर जाओगे कहीं। और वो ऐसे जय को संभालते हुए घर की तरफ लेकर जा रहे थे। बाकी सभी भी घर के अंदर आने लगते हैं। वहाँ सबकी आरती उतारी जाती है। ऐसा ही होता है उनके घर में। जय की बड़ी माँ तो मैडम से मिलकर बहुत खुश होती है, करिश्मा से मिलकर। जय की बड़ी माँ कहती है, हायो रब्बा, सही कहा था पूजा के पापा ने, हमारी दामाद तो बड़ी सोड़ी कुड़ी है जी, किसी की नज़र ना लगी है। ऐसा बोलकर वो मैडम की नज़र उतारने लगती है। आगे पूजा कहती है, ओ मम्मी, मेरी वाली को मत भूल जाना नज़र उतारने के लिए। सभी हंस पड़ते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो हमारी प्राइवेट दामाद है। दोनों ही हमारे लिए एक समान है, एक बराबर हैं, दोनों की नज़र उतारेंगे, उसमें क्या। थोड़ा पारिवारिक माहौल था, सभी बहुत खुश थे।
ये दामन वाली बात सुनकर करिश्मा और नायरा एक दूसरे को देखने लगते हैं, लाइक हम कहाँ से दामाद हैं यार, हम तो बहू हैं, ऐसे टाइप का विचार था उनका। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय बेबीज, टेक केयर ना। अब आगे जो भी कहूँगी ये तो फालतू बकवास है, सुनना है तो सुनो यार। अब इतने दिन गायब क्यों हुई थी पता है? इतने दिन क्या, वो ऐसा लगता है कि सालों करोड़ों साल बीत गए। मेरा बहुत कुछ हो गया इन दिनों। मेरा परीक्षा हो रहा था, और जो है मेरे नाना जी जो हैं उनका डेथ हो गया, तो इसी वजह से ऐसा हो गया। आई मीन इतने दिन मैं गायब हो गई, और मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैंने सभी का कमेंट जो है पढ़ा है, जो 10-12 कमेंट आए थे कि स्टोरी क्यों नहीं आ रही है, तो इसीलिए नहीं आ रही थी। हम्म। ओके, आप समझ गए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लव यू बेबीज, टेक केयर ना, ध्यान रखना अपना। ओके बाय। और मैं तो भूल जाती हूँ, तो पहले से हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को। हाय।